हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम अपनी सीरीज को आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन करेंगे। ये आपकी 5000 प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड करने वाली सीरीज चल रही है, जो कि आपके अपकमिंग जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, सुक्रल फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। आपको बताना है कि जो सुक्रल फेट ड्रग है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका वोमिटिंग के केस में, दूसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन के केस में, तीसरा ऑप्शन है ड्यूडेनल अल्सर के केस में, या चौथा ऑप्शन है डायरिया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, तो सुक्रल फेट जो ड्रग है ये इससे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं जरा। ठीक है, सुक्रल फेट पूरा नाम लिखिए, और यहाँ पर देखिए एल दिख रहा है आपको, है ना। तो एल मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम, है ना। तो एल्युमिनियम कंटेनिंग अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। ठीक है, इसका जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंटी अल्सर ड्रग्स का, तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उसमें एक आपकी कैटेगरी बनती है कौन सी? अल्सर प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्सर प्रोटेक्टिव कौन सी ड्रग है। तो एक तो आपकी सुक्रल फेट हो जाती है, और दूसरी एक आपकी है क्या? CBS, है ना, कोलॉइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो सुक्रल फेट जो है एल्युमिनियम कंटेनिंग अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में हम कौन सी ड्रग्स को यूज करते हैं, तो आपको हमने अगले पार्ट्स जो हैं उनमें डिस्कस किया है, कई बार बताया है आपको कि कॉन्स्टिपेशन जो होता है भाई, ये क्या एक्चुअली होता है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों को एक साथ समझिए, है ना। मतलब कि बहुत जब ताकत लगाकर आपको लैट्रिन करनी पड़े और फिर भी ना हो, उसको बोलते हैं हम क्या? कॉन्स्टिपेशन। ठीक है ना। मतलब पूरा प्रेशर लगा दीजिए और फिर भी लैट्रिन नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और डायरिया क्या है? मतलब कि भैया अगर खांसी भी आ गई तो लीकेज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम डायरिया। ठीक है, क्लियर है? क्या होता है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन? क्या होता है? बिना प्रेशर के जब आउटपुट होने लगे, है ना, आउटपुट निकलने लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डायरिया। और जब हम कितना भी प्रेशर लगा ले, है ना, और कुछ भी ना निकले, ठीक है, आउटपुट जीरो, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन में लैट्रिन नहीं होती है, इसका मतलब यहां पर हम ऐसी ड्रग्स को यूज करेंगे जो लैट्रिन करवाएं, है ना, तो उनको हम बोलते हैं लैक्सेटिव। ठीक है, लैक्सेटिव। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? सेना है, कौन सी है? सेना है, कैस्टर ऑयल है ना, फिनोफ्थिलीन है। ठीक है, ये सारी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। अगर हम डायरिया वाले केस में देखते हैं तो भैया यहाँ पर आपके क्या? ORS, है ना। डायरियल केस में क्या देते हैं आप? ORS वगैरह देते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स हो जाती हैं यहाँ पर। अब चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, इन हीमोलिटिक जॉइंटिस, इन हीमोलिटिक जॉइंटिस द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। आपको बताना है कि जो हीमोलिटिक जॉइंटिस होती है उससे 3 ऑप्शन तो आपके रिलेटेड हैं, एक को छोड़कर, वो अपवाद आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल इंक्रीजेस। मतलब ये कह रहे हैं कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होती हैं उनका लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एनीमिया इज कॉमन, मतलब कि एनीमिया RBC, है ना, और क्या? हीमोग्लोबिन, इसका लेवल आपकी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है। कंडीशन कौन सी? हीमोलिटिक जॉइंटिस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहे हैं? सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल इंक्रीजेज। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब कि LFT। LFT जो होती है वो नॉर्मल रहेगी, तो अंधा जो होगा वो भी इस ऑप्शन को पकड़ लेगा। ठीक है, कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट है ना, मतलब कि लीवर का काम है जो प्रोसेस करना बिलीरुबिन बिलीवर्डिन को, है ना, वो ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए भैया, इन हीमोलिटिक जॉइंटिस, जॉइंटिस का मतलब क्या है? आपका लीवर जो है वो कुछ फंक्शन में डिफेक्टिव है ना। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो RBCs हमारी होंगी वो इमेच्योर RBCs का ही डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। ठीक है, जब इनका डिस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक दो जो आपके पिगमेंट्स होते हैं वो बनने लगेंगे। अब बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा, कब होगा? जब हमारा जो लीवर है वो इनको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ये इनको प्रोसेस कर दे तो जो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन येलो पिगमेंट्स होते हैं, है ना, येलो पिगमेंट्स होते हैं, तो इनका हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज ना होने पाए। ठीक है, और जब स्टोरेज नहीं होगा तो हमें क्या? जॉइंटिस नहीं होगी।
है ना। लेकिन ये जो लीवर है हमारा, ये भैया इनको प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिससे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की, ये क्या है, बिलीरुबिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड स्टेज में इकट्ठा होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो देखते होंगे आपकी लेयर के नीचे, मतलब स्किन लेयर के नीचे भी पीलापन आ जाता है, किसके कारण, बिलीरुबिन के कारण, ठीक है। स्किन के अंदर, आई के अंदर, आंख देख के डॉक्टर बता नहीं देता है कि भैया आपको जॉइंटिस हो गई है, ठीक है। तो हीमोलिटिक जॉइंटिस होने का मतलब क्या है, यहाँ पर आरबीसीज का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। आरबीसीज आपकी जो इमेच्योर्ड आरबीसीज हैं उनका ही डिस्ट्रक्शन तुरंत हो जा रहा है, ठीक है। हीमोलिसिस, हीमो मतलब ब्लड के अंदर की बात की जा रही है ना। हीमोलिटिक जॉइंटिस हो गई है आपकी, तो इससे कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो भैया अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल जो होगा वो तो इंक्रीज होगा, बात सही कह रहा है भैया, है ना। एनीमिया इज कॉमन, मतलब कि आरबीसी ही जब आपकी रप्चर हो रही है तो भैया आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों का लेवल घट जाएगा, तो एनीमिया तो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये भी सही है। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल इंक्रीजेस, ये भी सही है। एलएफटी टेस्ट इज नॉर्मल, मतलब कि अगर आप हीमोलिटिक जॉइंटिस के केस में एलएफटी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, एलएफटी करवाते हैं, तो क्या आपके लीवर का फंक्शन नॉर्मल रहेगा, नहीं भैया, ये एलिवेटेड हो जाएगा, आपकी जो एलएफटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्सेप्शन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, आपको बताना है कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इनमें से कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका एम्फेटामिन, दूसरा है एड्रेनालिन, तीसरा है सॉल्ब्यूटामॉल और चौथा है प्रोप्रेनोलोल। तो भैया एंटी हाइपरटेंसिव क्या होते हैं, ऐसी ड्रग्स जो आपके ब्लड प्रेशर को, है ना, रेगुलेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, ठीक है। मतलब बढ़े हुए, जब आपका बीपी बढ़ जाता है ना, तो जो दवाएं यूज की जाती हैं उसको हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर बात करते हैं हम क्या, देखिए पहला ऑप्शन है एम्फेटामिन, तो एम्फेटामिन क्या है ना, ये भैया सीएनएस स्टिमुलेंट की क्लास की ड्रग है, ठीक है। साइको स्टिमुलेंट में इसको आपने पढ़ा होगा, या एम्फेटामिन को एक दूसरी कैटेगरी में भी रखते हैं हम, इसको हम क्या, भूख को मारने के लिए करते हैं, मतलब कि ये जो एपेटाइट होती है ना, भूख आपकी, उसको सप्रेस करती है, ठीक है, एम्फेटामिन। तो इसीलिए एम्फेटामिन को जो मोटापे वाले पेशेंट होते हैं, ओबेसिटी, है ना, ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। हालांकि ये जो ड्रग है ये हैबिट फॉर्मिंग है आपकी, है ना, क्योंकि ये सीएनएस को स्टिमुलेट करती है तो इसका एब्यूज बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। ये भूख को सप्रेस करती है, इसलिए जो मोटे लोग होते हैं वो अपनी भूख को काबू नहीं कर पाते, तो अगर ये ड्रग ले लेंगे तो इनकी एपेटाइट जो होगी, भूख जो होगी वो मर जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, जिससे उनका धीरे धीरे बॉडी वेट कम होने लगता है। तो एपेटाइट सप्रेसेंट या ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में हम एम्फेटामिन को यूज करते हैं, ठीक है। अगला है एड्रेनालिन, तो भैया एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन बताना है, मतलब कि जो बीपी को कम करे उनको बताना है, ना कि बीपी को बढ़ाने वाली। एड्रेनालिन वगैरह जो है भैया ये आपके बीपी को क्या करती हैं, राइज करती हैं, है ना, बढ़ाती हैं। मतलब भैया आपने पढ़ा होगा ये ट्रिपल है, फाइट फ्लाइट फ्राइट वाले रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। एड्रेनर्जिक सिस्टम की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, है ना, एड्रेनर्जिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो ना ये है ना ये है। अगली देख लेते हैं सॉल्ब्यूटामॉल, ये भी नहीं होगी भैया, सॉल्ब्यूटामॉल है, सॉल्ब्यूटामॉल है ना, सॉल्ब्यूटामॉल, टरब्यूटालीन, टरब्यूटालीन, सल्मेट्रॉल, है ना, सल्मेट्रॉल, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सारी की सारी क्या हैं, अस्थमा में यूज की जाती हैं, है ना, अस्थमा में यूज की जाती हैं। ये किस क्लास की ड्रग है, एंटी अस्थमेटिक क्लास की ड्रग हैं। उसके अंदर भी कौन सा सब क्लासिफिकेशन, ये भैया ब्रोंको डायलेशन वाली हैं, है ना, ये क्या करती हैं, ब्रोंको डायलेटरी इफेक्ट रखती हैं, ठीक है। ब्रोंकाई को डायलेट करके जो आपके बॉडी में अस्थमा क्रिएट हुआ है ना, उस रेजिस्टेंस को कम करती हैं, ठीक है। जैसे ही आपका ये आपका एयर पैसेज है ना, जब ये श्रिंक हो जाता है, ये श्रिंक हो गया, तब आपकी एयर जो आ रही थी उसको आने में दिक्कत होगी, इसको हम बोलेंगे अस्थमा, है ना। अब ये क्या करेगा, ये भैया इन दोनों को डायलेट कर देगा, इसको इधर, तो ये जो रास्ता था एयर आने का ये बढ़ गया। अब जैसे ये रास्ता बढ़ेगा, एंटी एस्थमेटिक इफेक्ट, मतलब कि ब्रोंको डायलेशन हो गया, ठीक है, ब्रोंकाई को डायलेट कर दिया, एयर रेजिस्टेंस जो था वो कम हो गया, अस्थमा का ट्रीटमेंट हो गया। तो सॉल्ब्यूटामॉल है, टर्ब्यूटालिन है, सल्मेट्रॉल है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है ना, ये सारे के सारे क्या है, ब्रोंको डायलेटर क्लास के ड्रग हैं। अब आपका जो बचता है वही आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो जाएगा। भैया लोल याद रखना है ना, लोल, देखो मोल और लोल में कंफ्यूज नहीं होना, लोल याद रखना है। जितने लोल होते हैं, प्रोपेनोलॉल हो गया, इस्मोलॉल हो गया, है ना, और कौन सा लॉल,
मेटाप्रोलॉल हो गया, है ना। ये जितने भी लॉल वाले हैं ये सब के सब किस में यूज होते हैं, एंटी हाइपरटेंशन में यूज होते हैं, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी आप पढ़ेंगे, है ना। एक कैटेगरी आप कौन सी पढ़ेंगे, एक कैटेगरी भैया आप पढ़ेंगे कार्डियो सेलेक्टिव, और एक पढ़ेंगे जो कार्डियो सेलेक्टिव नहीं होते हैं, नॉन कार्डियो सेलेक्टिव, ठीक है। अब इसमें से कैसे पहचानेंगे आप कार्डियो सेलेक्टिव, मतलब कि जो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करें केवल सेलेक्टिवली, जो बीटा 1 रिसेप्टर आपके हार्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, वो होंगे आपके कार्डियो सेलेक्टिव, ठीक है, समझ गए। ये होंगे आपके कार्डियो सेलेक्टिव। और अगर हम बात करें कि भैया जितने जैसे यहां पर एटिनोलॉल आप एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा, एटिनोलॉल ले सकते हैं, ठीक है। और जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ना। साथ में हमको ब्लॉक करना किसको था, बीटा 1, क्योंकि कार्डियक आउटपुट या कार्डियक एक्टिविटी को हमें कम करना था। बीपी में क्या होता है ना, हमारी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उस एक्टिविटी को हमको कम करना था जिससे हमारा बीपी कम हो जाए, तो हमको बीटा 1 रिसेप्टर से इंटरफेयर करना था। लेकिन भैया कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे काम करती हैं, तो ये हमारी कार्डियक नॉन सेलेक्टिव है ना। तो इसके अंदर जैसे आपका कौन सा आ जाएगा, नेडोलॉल, ठीक है। ये आपकी कार्डियक सेलेक्टिव नहीं है क्योंकि ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका एमोबार्बिटल, दूसरा ऑप्शन है मेप्रोबामेट, तीसरा ऑप्शन है बार्बिटल, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो भैया देख रहे होंगे ये एमोबार्बिटल फिनोबार्बिटोन डेरिवेटिव है ना। बार्बिटल ये तो फिनोबार्बिटोन का ही है, ठीक है। और मेप्रोबामेट ये भी भैया आपका साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। बार्बिचुरेट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। आपको बताना है कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं वो कौन से हैं। इसमें से पहला ऑप्शन आपका हेलोथेन, दूसरा ऑप्शन है डी ट्यूबोक्यूरेरिन, तीसरा ऑप्शन है मेफेनिसिन, चौथा ऑप्शन है सक्सिनाइल कोलिन। तो देखिए भैया ये जो आपका हेलोथेन है जनरल एनेस्थेटिक की कैटेगरी में आपने इसको पढ़ा होगा, तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट का तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जनरल एनेस्थेटिक है हेलोथेन, है ना। अगला है डी ट्यूबोक्यूरेरिन, तो भैया ये पेरीफेरली एक्टिव है, कौन सा है, ये पेरीफेरली काम करता है, ठीक है। डी ट्यूबोक्यूरेरिन ये क्यूरेर का जो प्लांट होता है उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट एरोपॉइजन बोलते हैं, है ना। कई बार पूछा गया है क्यूरेर का साइनोनिम्स क्या होता है, रूट एरोपॉइजन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला है आपका मेफेनेसिन, तो भैया मेफेनेसिन जो है ये आपका सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है। मेफेनेसिन है, बैक्लोफेन आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, बैक्लोफेन मिल जाता है, डायाजिपाम भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है ना। तो ये सारे सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है ना, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। आपको बताना है कि इनमें से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सी है ना। पहला ऑप्शन आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन, दूसरा स्टेप्टोमाइसिन, तीसरा सिप्रोफ्लॉक्सासिन और चौथा है क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। एल गायब हो गया, यहाँ पर क्लोरामफेनिकोल है। तो देखिए भैया क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन ये सारी की सारी कौन सी हैं, ये सब मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी जो भी हमने लिखा है एजिथ्रो एरिथ्रो ये सारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, एक ही क्वेश्चन में सारी कवर, ठीक है। ये भैया जो आपका स्टेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है ना, जेंटामाइसिन है, एमाइकासिन है, कौन सी, एमाइकासिन, ठीक है। ये जो है भैया ये आपकी अमीनोग्लाइकोसाइड है, कौन सी हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। ये अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है। इसमें एक और ड्रग आती है नियोमाइसिन, है ना, नियोमाइसिन भी ऐड कर लीजिएगा। तो स्टेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमाइकासिन, नियोमाइसिन ये सारी की सारी अमीनोग्लाइकोसाइड हैं आपकी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो भैया सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, प्रूलीफ्लॉक्सासिन है ना। और आपकी इसमें आ जाएगी नैलिडिक्सिक एसिड है, नैलिडिक्सिक एसिड है, नॉरफ्लॉक्सासिन है। ये सारे सिन वाले जो है ना भैया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, प्रूलीफ्लॉक्सासिन, नैलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन ये सारी की सारी बिलोंग करती हैं क्यूनोलोन्स, किस क्लास की,
क्यूनोलोन्स डेरिवेटिव हैं ये, है ना, क्यूनोलोन्स डेरिवेटिव हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो होती है ना, ये सारी ये बैक्टीरिसाइडल हैं। कौन से हैं? बैक्टीरिसाइडल। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल दो क्लास होती हैं, तो ये भैया बैक्टीरिसाइडल वाली हैं, है ना, ये बैक्टीरिया को मार ही देती हैं। ठीक है, अगला है आपका क्लोरमफेनिकॉल। तो क्लोरमफेनिकॉल भैया कौन सी है? ये नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव है। देखो, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। ठीक है, तो ये नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव क्लोरमफेनिकॉल हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, आपको बताना है कि एंटी एंजाइटी एजेंट कौन सा है? एंटी एंजाइटी एजेंट, ऐसे एजेंट जो हमारी एंजाइटी को क्या करें? कम करें, उसको हम एंटी एंजाइटी एजेंट बोलते हैं। कौन सा है आपका? इमिप्रामिन, क्लोरप्रोमाजिन, थायोपेंटोन, डायाजिपाम। ठीक है, तो देखिए ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं ये सीएनएस पे ही काम करती हैं। ठीक है, लेकिन डायाजिपाम जो है भैया ये हमारा एंटी एंजाइटी एजेंट है। ठीक है, अब देखिए इमिप्रामिन, ये टीसीए आपने पढ़ा होगा, है ना, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये इमिप्रामिन उस क्लास की ड्रग है। क्लोरप्रोमाजिन जो है ये भी सीएनएस एक्टिंग वाले में ही आएंगे सारी। थायोपेंटोन को छोड़ दीजिए, थायोपेंटोन जो है आती सीएनएस एक्टिंग वाले में ये भी है, लेकिन थायोपेंटेन सोडियम जो है ये बार्बिचुरेट का सब क्लासिफिकेशन है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थायोपेंटोन सोडियम है ना, थायोपेंटोन सोडियम ये भैया अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है। क्या है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। देखिए भैया हमको ज्ञानी नहीं बनना है ना, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, बहुत बच्चे होते हैं मेहनत करते हैं लेकिन यार जो है स्मार्ट वर्क करिए, है ना, हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको एक नौकरी चाहिए सरकारी। ठीक है, बस उतने के लिए। अब ज्ञानी बनेंगे तो आपके पास ज्ञान तो बहुत आ जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है जेन्युइन चीज, है ना, उसको आप पढ़िए। ठीक है, ज्ञान अर्जन तो आप पूरी जिंदगी करते रहेंगे, यहां पर अभी आपको सिलेक्शन लेना है, अपने आप को प्रूव नहीं करना है कि हाँ हम यार बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। ठीक है, ज्ञानियों को कोई नहीं पूछता है, इतना ज्ञान रखिए जो आपको एक नौकरी दिला सके। ठीक है, इसके बाद में आपको जितना पढ़ना है, जितना आपको इसमें पीएचडी करना है आप करते रहिए। ठीक है, तो ये आपका थायोपेंटोन सोडियम ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है, थायोपेंटोन सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन। आपको बताना है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होता है वो किस में ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज किया जाता है? टॉन्सिलाइटिस में, या यूटीआई में, या फंगल इन्फेक्शन में, या स्कैबीज में? तो भैया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कई बार ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन पूछा गया है और यूटीआई के केस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये यूटीआई के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन में अगर हम बात करते हैं जितने जोल हैं, है ना, कौन से? फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, मिकोनाजोल, है ना, ये जितनी जोल वाली ड्रग हैं सब ये एंटी फंगल क्लास के ड्रग में आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एंटी डायरियल एजेंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एंटी डायरियल का अभी हमने बताया था, डायरिया क्या होती है ना, बिना प्रेशर के जब आउटपुट होने लगे, है ना, लैट्रिन हो जाए, खांस भी दो सांस भी ले लो तब भी लैट्रिन पता चला पतलून आपकी गीली हो गई, है ना, उसको हम बोलते हैं डायरिया। और कॉन्स्टिपेशन किसे बोलेंगे? जब पूरी ताकत लगा दो शरीर की और फिर भी कोई आउटपुट ना निकले, आउटपुट जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तब बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ हम यूज करते हैं लैक्सेटिव, है ना, लैक्सेटिव की 3 कैटेगरी, लैक्सेटिव, कैथेरेटिक्स, परगेटिव। ठीक है, इसके लिए एक मैंने वीडियो बना रखी, बहुत धांसू वीडियो है, आप एक बार जाके देखिए, है ना, वहां पर डॉक्टर सहगल के माध्यम से हमने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, आप पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एंटी डायरियल एजेंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। आपको बताना है कि एंटी डायरियल एजेंट्स यहाँ पर हैं, एक को छोड़कर 3 हैं आपके, तो कैयोलिन है, पेक्टिन है, डाइफेनॉक्सिलेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है, तो एंटी डायरियल बताना है आपको। और हमने अभी क्या बताया था? मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, इसको 2-3 वीडियो में मैंने डिस्कस किया, मतलब पिछले तीनों पार्टों में हमको लगता है डिस्कस हुआ है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है भैया ये एक्सेप्शन है आपका। क्यों? मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है, एज अ लैक्सेटिव इसको हम यूज करते हैं, है ना। और लैक्सेटिव में कौन सी क्लास? ये सलाइन परगेटिव आता है ना, कई बार इसको हमने सॉल्व करवाया, सलाइन परगेटिव आता है। लैक्सेटिव में आपके एक होते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव, है ना, कौन से? स्टिमुलेंट परगेटिव। एक होते हैं आपके ऑस्मोटिक परगेटिव, है ना, या ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। तो इनमें से देख लीजिए, स्टिमुलेंट में कौन सा? कैस्टर ऑयल आपका आ जाता है। ठीक है, कैस्टर ऑयल आपने पढ़ा होगा, रिसिनिस कम्युनिस,
ठीक है, फार्माकोग्नोसी में। तो कैस्टर ऑयल क्या है, ये स्टिमुलेंट परगेटिव है आपका। ऑस्मोटिक वाले में कौन कौन से आ जाएंगे, चलिए ये आपका आज का होमवर्क रह गया। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव आपको बताना है कि कौन सी ड्रग होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विनक्रिस्टिन इज बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये विनक्रिस्टिन जिस क्लास से बिलोंग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विनक्रिस्टिन इज आपको बताना है विनक्रिस्टिन क्या है, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटी नियोप्लास्टिक है, या ये एंटीवायरल है, या ये एंटी फंगल है, ठीक है। तो भैया विनक्रिस्टिन जो है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, मतलब कि ये एंटी कैंसरस है। क्या है, एंटी कैंसरस। और एंटी कैंसर को हम क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म बोलते हैं। इसीलिए नियोप्लाज्म को खत्म करने वाली एंटी, है ना, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कहलाती हैं। मतलब कि जो कैंसर को रोकने के लिए यूज की जाती हैं वो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम एंटी कैंसरस भी बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार इनको हम स्टार्टिंग स्टेज में एंटी ट्यूमर एजेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो विनक्रिस्टिन है ना, विनका से प्राप्त की जाती है। विनका कैथेरेंथस रोजियस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास की ड्रग है ना। तो ये एंटी कैंसरस क्लास की ड्रग है। विनक्रिस्टिन एक है और एक इसी का केमिकल होता है क्या, विनब्लास्टिन, है ना। ये सब एंटी कैंसरस मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जिनको हम एंटी नियोप्लास्टिक क्लास के अंदर स्टडी करते हैं। एंटीबायोटिक के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। एंटीवायरल में जितने विर वाली क्लास ड्रग आ जाती हैं, जिनके पीछे विर लगा होता है ना, एसाइक्लोविर, है ना, ये सारी विर वाली जो होती हैं एंटीवायरल हो जाती हैं। एंटी फंगल अभी हमने बताया था आपको, माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, है ना, ये सारी की सारी एंटी फंगल वाली हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो पाए, है ना। लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, या आपको हमारी टीचिंग स्टाइल में कोई भी चेंज करवाना है, कुछ भी आपको सजेशन देना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली एडमायर योर सजेशंस। थैंक यू वेरी मच।